जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों बहनों को। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपने पर्सनल समय में से समय निकालते हैं जुड़ने के लिए। जय श्री राम। आज आज का भी एक टॉपिक हमने रखा है, जैसा कि रखते आते हैं और आप सब लोगों का प्यार मिलता रहता है और कहीं ना कहीं चीजें लोगों के सुझाव के माध्यम से काफी सारी चीजें कुछ ना कुछ निकल के आती हैं। तो कुछ सेशन को लेके भी, कुछ टॉपिक को लेके भी लोगों के काफी सारे सुझाव आते रहते हैं। तो जैसे जैसे सुझाव आते हैं ऐसे हम भी लोग कुछ नया सोच पाते हैं, डिस्कस कर पाते हैं आपके समक्ष आके। और हमारा डिस्कस और समक्ष आने का मतलब यही है कि एटलीस्ट हम किसी चीज को कम से कम पहले एक्नॉलेज करें, समझें, फिर जो जिसको जिस तरह से जितनी जरूरत लगती है उस चीज पे फिर हम काम कर सकते हैं और अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसमें किसी की कोई बाध्यता नहीं है, ये अपनी स्वेच्छा है कि हमें कितनी चीजें माननी है, नहीं माननी है। जो गलत बातें हैं उनको छोड़ देना है, जो ठीक बातें हैं उनको बांध लेना है। क्योंकि बहुत सारी चीजें हो सकता है रिपीटेडली हो या बार बार आती हो हमारे सेशन में, ऐसा भी है। लेकिन हमें केवल ये डिसाइड करना है, ये निश्चय करना है कि यदि कोई सही चीज है तो यदि बार बार भी आती है और सही चीज पे चल के ही यदि काम चलता है तो फिर उसको बार बार सुनने में भी शायद कोई नुकसान नहीं। क्योंकि हमारे आजकल की जीवन की भाग दौड़ में इतने हमारी मेमोरी लेवल इतना कम हो चुका है कि हमें एक दिन की चीज भी याद नहीं रहती। अगले दिन फिर कोई घटना होती है, फिर भूल जाते हैं, फिर अपनी दौड़ भरी जिंदगी में लग जाते हैं। तो होता क्या है कि हमें खासकर हिंदू समाज को, अपने खुद के समाज जो हम सनातन समाज की बात करते हैं, भूलने की बहुत ज्यादा आदत है। चीजें हैं, सबका अपना अपना क्राइसिस है, अपना अपना लेवल है, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। जीवन है तो प्रॉब्लम्स भी रहने वाली हैं, ये भी सत्य है। क्योंकि प्रॉब्लम्स का नाम ही जीवन है। यदि जीवन में प्रॉब्लम ही नहीं है तो वो फिर जीवन ही नहीं है। और प्रॉब्लम ही संघर्ष कह लीजिए, चुनौती कह लीजिए, या जो जिस तरह से इसको आप अपने हिसाब से एक्सप्लेन कर सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं। अब यदि इसी से जुड़ी हुई हम जैसे आज के सब्जेक्ट पे हम आना चाहें, आज के टॉपिक पे आना चाहें, तो उस चीज को लेके भी हम एक ये मापदंड देख रहे हैं कि जो आज यदि हम बात करें कि क्या घर वालों के लिए पैसे कमाने के साथ साथ सुरक्षित वातावरण होना भी जरूरी है। इस चीज को हम किस तरह से देखते हैं। देखो, सबका प्रोफेशन है, बिना पैसे कमाए, बिना रोजी रोटी चलाए हमारी आगे की जिंदगी, आगे की प्रणाली पूरी नहीं होती। जीवन प्रणाली की यदि हम बात करें तो वो हमारी अनिवार्यता है, हमारी एक बेसिक नीड है। अपने अपने स्तर पे जो भी हमारी अर्निंग सोर्सेज हैं या व्यवसाय है, जॉब है, जो भी है, उसको तो हमें लेके चलना ही चलना है। लेकिन यदि इसके अलावा हम बात करते हैं सुरक्षित वातावरण की, तो यस, सुरक्षित वातावरण भी हमारी कमाई या हमारे पैसे कमाने के साथ साथ जरूरी है। तो जब सुरक्षित वातावरण को हम उस लेवल से पहले तो ये डिसाइड करें कि सुरक्षित वातावरण बेसिकली है क्या, और सुरक्षित वातावरण की हमें क्यों जरूरत है। और भी लोगों के आज स्पीच आएंगे और भी हमारे स्पीकर हैं आज के। मैं भी अपना मतलब जितना कम से कम शब्दों में स्टार्टअप के बाद में फिर बाकी स्पीकर्स को और बाकी आप ऑडियंस को भी आज हम सुनने वाले हैं। तो यदि हम बात करें कि क्या हम इस चीज से सहमत हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि हम किसी चीज को सहमति या असहमति के रूप में भी अपने आप को लेके चल सकते हैं। तो यस, हम इस चीज से सहमति रखते हैं कि हमें पैसे कमाने के साथ साथ सुरक्षित वातावरण भी चाहिए। ये सभी की जरूरत है, किसी व्यक्ति विशेष की जरूरत नहीं है। तो यदि इस चीज को हम एग्री करते हैं तो फिर इस पे बाकी सारी चीजें आती हैं। तो फिर बात आती है परिवार की। जब हम परिवार के साथ जुड़े हुए हैं, सारी व्यस्तताएं हमारी परिवार की वजह से हैं या परिवार के हिसाब से हैं, फिर हम अपने परिवार से यदि हम प्यार करते हैं या अपने परिवार के बेहाव पे, अपने परिवार के लिए हम हर लेवल पे सोचने के लिए और हर पूरा जीवन लगाने के हिसाब से हम चले रहते हैं। और बिल्कुल एक लेवल तक परिवार की जिम्मेदारियां भी लेना जरूरी है, वो कोई वैकल्पिक ऑप्शन नहीं है। जो घर गृहस्थी वाले लोग हैं, जो भी समाज है, परिवार को साथ में लेकर चलना भी एक जीवन को परिपूर्ण करने के कहते हैं ना कि गृहस्थ जीवन के साथ साथ में हम यदि धर्म को, मोक्ष को, अध्यात्म को, सबको लेके चलें तो वही एक अच्छा व्यक्तित्व और अच्छा जीवन कहलाया जाएगा।
तो वो कोई वैकल्पिक ऑप्शन नहीं है। जब परिवार से हम बात करते हैं तो इसके बारे में हम ये भी मंथन करें कि परिवार की सुरक्षा के बारे में और परिवार के भविष्य के बारे में हम क्या सोचते हैं और क्या हम इंतजाम करना चाहते हैं, या क्या हम इंतजाम करना चाहते हैं, क्या कर सकते हैं। तो एक तो ये है कि परिवार से जब हम प्यार करते हैं तो इन सारी चीजों पर भी हम परिवार के साथ में डिस्कस करें, उनके साथ में वार्तालाप करें। जब बात आती है परिवार की तो परिवार में बच्चे भी आते हैं, परिवार में आपके दर्जे के, आपके भाई, आपके बहन या बाकी रिलेटिव्स या बाकी समाज, फिर धीरे धीरे और कनेक्टिविटी जुड़ती चली जाती है। जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं परिवार की तो परिवार में भी कई सारे सब दायरे आते हैं। तो जो आपका अपना खुद का फैमिली है, खुद के बच्चे हैं, फिर भाइयों के बच्चे हैं, या आपके चाचा ताऊ के बाकी को रिलेशन हो गए, आपके कजिन हो गए, या बाकी मामा हो गया, जो भी रिलेशन हो, उनमें पहली बात तो जब भी हम अपने परिवार, जब हम आत्मरक्षा की या किसी चीज की बात करते हैं तो हमें अपने परिवार में आत्मरक्षा के महत्व के लिए, आत्मरक्षा की जानकारी के बारे में, या आत्मरक्षा का क्यों जरूरी है और आज के समाज के और आज के वातावरण के हिसाब से इसका क्या महत्व है, इसके बारे में हमें समय समय पर चर्चाएं भी करें, और चर्चाएं करने के बाद में उनकी राय भी लें। क्योंकि जब तक हम चीजों को परिवार के समक्ष रखेंगे नहीं तो परिवार भी शायद उस स्तर पे नहीं सोच पाएगा। जब हम बात करते हैं, जैसे पिछले सेशन में बात की थी, जैसे परिवार के मुखिया, परिवार के हेड के, फैमिली हेड के रूप में भी यदि हम देखें तो जो पेरेंट्स हैं वही आज के टाइम में अपनी फैमिली के हेड है। क्योंकि और किसी थर्ड पर्सन की इंटरफेयर या कोई फैमिली ऑफ हेड आज के टाइम में जल्दी से नहीं बन पा रहा, क्योंकि जॉइंट फैमिलीज तो है नहीं। तो बहुत ज्यादा बड़ी हायरार्की है परिवार में आज के टाइम में फॉलो नहीं होती है। एक ही मैनेजर है, वही जीएम है, वही वीपी है, वही मालिक है, वही डायरेक्टर है। तो सब लोग अपने अपने परिवार के डायरेक्टर है, मालिक है। तो यहाँ पे किसी और थर्ड पर्सन की या सेकंड पर्सन के विकल्प बड़े कम है लोगों के पास। तो जो भी शिक्षा देनी है, जो भी समझना है, हमें अपने ही लेवल पे समझना है और अपने ही लेवल पे अपने परिवार को या फर्दर उसको जनरेशन को समझाना है। तो पहली बात तो जो मुद्दे हैं, जो चीजें हैं, उन पे खुल के बात करना स्टार्ट करें, ये पॉइंट है। फिर यदि हम समझते हैं कि हम अपने बच्चों को, यदि जब आत्मरक्षा की बात करते हैं तो हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारे पास समय, हमारे पास वो जानकारी या हमारे पास वो डेमोस्ट्रेशन के लिए प्रावधान नहीं है, चीजें नहीं है, तो फिर यदि लगता है तो अपने बच्चों को किसी आत्मरक्षा का जो ऑफिशियल ट्रेनिंग सेंटर्स या जो लोग चलाते हैं उनमें भी हम अपने बच्चों को भेज सकते हैं। उनका भी हमें सहारा लेना चाहिए। जब हमें पता है कि इसके बिना काम नहीं चलेगा, ये हमारी जरूरत है, और बच्चे भी इसको एक्नॉलेज करते हैं, परिवार भी एक्नॉलेज करता है, तो फिर एक स्टेप और आगे। तो हमें ट्रेनिंग सेंटर या बाकी जो संगठन है, कोई ग्रुप है, कोई समुदाय है, या उस चीज पे काम कर रहा है, उस चीज की सोच रखता है, तो ऐसे लोगों को ढूंढें अपने समाज में, उनके प्रति जानकारी जुटाएं और उसको अपने परिवार के दायरे में इम्प्लीमेंट करें। तो पहले तो हमें ये एक्नॉलेज करें कि यस ये जरूरी है, फिर उस पर चर्चाएं करें, जब चर्चाएं करें तो फिर उसका अगला स्टेप भी। नेक्स्ट, जब हम बात करते हैं पैसा कमाने की और बाकी दिनचर्या में, हम बिजी रहते हैं अपने अपने व्यवसाय में, बिल्कुल ठीक है, समय निकालना बड़ा आज के टाइम में कठिन है। लेकिन जब हम जिस वजह से बिजी हैं और उसी के लिए हम समय ना निकाल पाए, या चर्चाओं के लिए समय ना निकाल पाए, परिवार के लिए समय ना निकाल पाए, और परिवार की जब हम बात करते हैं सुरक्षा की या आत्मरक्षा की, उसके लिए भी हम अपने परिवार के समक्ष चार बातें मिल बैठ के ना कर सके, कोई योजना नहीं बना सके, उनका मेंटल लेवल रीड ना कर सके, उनका मेंटल लेवल मजबूत ना कर सके, फिजिकल लेवल और एसेसरीज लेवल तो बाद की बात है, पहले कम से कम उनके मेंटल लेवल को तो हम रीड करें कि वो उनके अंदर वो भावना किस तरह की है, या वो उस चीज के बारे में कितना आपके साथ में अपने विचार रख पाते। तो परिवार को जीरो लेवल पे भी यदि सोचते हैं तो जीरो लेवल से ऊपर वाला लेवल, मतलब कि, और एंड वाला लेवल, मतलब कि जो प्रॉपर एक लेवल हो के, हाँ यदि हम इस लेवल के बारे में बात कर रहे हैं, आज भले ये इस चीज से अनभिज्ञ हैं, या इनको आत्मरक्षा का पता नहीं है, आत्मरक्षा का महत्व नहीं पता है, या इनको डर लगता है, या इनके अंदर झिझक है, लेकिन सारे प्रावधान, और यदि हम अपने परिवार के एनालिसिस या अपने परिवार को हम खुद नहीं रीड करेंगे, खुद हम एक दूसरे से हेजिटेट करेंगे, तो शायद कोई थर्ड पर्सन तो क्या ही इंटरफेयर करे। क्योंकि ये सेंसिटिव मुद्दों पे हम लोगों को ही खुद के परिवार के लिए समझाने के लिए भी, और समझ के उस काम को करने के लिए भी और करवाने के लिए भी हमें ये स्टेप लेना पड़ेगा।
क्योंकि आज के टाइम में थर्ड पर्सन की हेल्प तो बड़ा ही कम लोग लेना भी चाहते हैं, और लोग देना भी नहीं चाहते। थर्ड पर्सन के तौर पे कौन किसके परिवार में इंटरफेयर करना चाहेगा, सीधी सी बात। तो पहला स्टेप आपका होगा। जब पहला स्टेप आपका होगा तो बाकी का भी स्टेप आप ले सकते हैं। फिर आपके पास में ऑप्शन होगा कि इफ यू आर नॉट हैविंग द इंफॉर्मेशन, जैसा हम चाहते हैं, हमारे पास में उतनी जानकारी नहीं है, तो हम किसी और के माध्यम से, किसी और की जानकारी के माध्यम से वो लेवल को हम और बढ़ा सकते हैं। तो उस पर भी बात कर सकते हैं। फिर जब हम बात करते हैं कि अपने परिवार के, जब हम वार्तालाप, हमारा जब डिस्कशन होगा, कंक्लूजन होगा कुछ एक लेवल पे, तो हम अपने परिवार का पहले तो मानसिक लेवल संतुलन, मतलब मानसिक जो सशक्तिकरण है, पहले उसको डेवलप करें। एक साथ ही तलवार लेना, हथियार खरीदना, बंदूक चलाना, इतनी बड़ी बड़ी बातें ना करें परिवार के सामने। क्योंकि हमारा समाज ने अभी वो सोचा नहीं है, वो देखा नहीं है, वो महसूस नहीं किया है। पहले तो वो चीजें डेवलप करें, पहले वो स्तर उसमें आने दें। जब वो स्तर आएगा तो उनका माइंड, मानसिक लेवल को बैलेंस करें, मानसिक लेवल को पहले तैयार करें। कोई भी चीज यदि स्टार्ट होती है तो पहले वो मानसिक लेवल से स्टार्ट होती है, सीधा ही वो फिजिकल लेवल या एसेसरीज लेवल से स्टार्ट नहीं होती। दैट इज द फर्स्ट एंड सेकंड फेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू हैव ए एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम योर फैमिली कि यस, योर फैमिली इज ऑल्सो रेडी टू लिसन योर स्पीच, रेडी टू लिसन योर परसेप्शन। देयर आफ्टर यू कैन प्लान एज पर योर ओपिनियन। उसके बाद की प्लानिंग बाद में। हम सारे स्टेप क्या, सीधा ही हम एक ही दिन में महाराणा प्रताप बनना चाहते हैं बच्चों के सामने, और एक ही दिन में महाराणा प्रताप ने जो लास्ट वाली लड़ाई लड़ी थी वही बताते हैं कि महाराणा प्रताप ने ये लड़ाई लड़ी थी या शिवाजी महाराज ने लड़ी। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम ना हर चीज को बिल्कुल अतिशयोक्ति, मतलब हाई लेवल लेवल पे, बिल्कुल उस लेवल पे चले जाते हैं कि या तो हम करेंगे नहीं, करेंगे तो सीधा ही हम बस वो करेंगे। उससे भी कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। हम स्टेप बाय स्टेप अपने आप को एक्नॉलेज करें, एक्नॉलेज करवाएं, चीजों को समझें, चीजों को एक दूसरे से मैनेज करें, जिससे कि हम स्टेप बाय स्टेप अपने परिवार की डेवलपमेंट, और उस डेवलपमेंट को हम एनालाइज भी कर सकें। मानसिक लेवल, शारीरिक लेवल, देन एसेसरीज लेवल। As per my opinion, these are the three level. First of all, you need to manage your family mental level, कहाँ पे उनका आता है। फिजिकल लेवल, जहां जहां जरूरत पड़ती है ट्रेनिंग दिलवाएं, उनकी हेल्थ अच्छी रखें, खान पान अच्छा रखें, उनको उन चीजों की सशक्तिकरण की मानसिक लेवल का अनुपात उनके शारीरिक लेवल से भी मैच करें। फिर आता है एसेसरीज लेवल। भले ही आप एसेसरीज लेवल को लेके साइड में डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उससे पहले दोनों लेवल तो तैयार करें, जिससे कि वो एसेसरीज यदि आपके पास है भी कोई आत्मरक्षा के लिए, हु विल यूज दैट एसेसरीज, हु विल टेक ए इनिशिएटिव्स टू यूज दैट एसेसरीज ऑन द राइट टाइम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पहले किसी चीज के बारे में जानकारी नहीं होगी तो हम मिसयूज पक्का कर लेंगे, और मिसयूज भी नहीं करेंगे तो उसका यूज भी नहीं करेंगे। जब मिसयूज होगा या यूज नहीं होगा तो वो यूजलेस है। जिस पर्पज से हमने कोई चीज को डेवलप किया या हमने बाई किया, उसका कोई मीनिंग नहीं। वो पड़ी पड़ी चीजें जंग लग जाएंगी, पड़ी पड़ी चीजें बेकार हो जाएंगी, उनसे कोई लेना देना नहीं है। और मैक्सिमम हमारे समाज में इसी तरह की चीजें, जिनके पास चीजें हैं भी, उनको ये भी नहीं पता कि रखा कहां पे। चलाना देखना दूर की बात है, क्योंकि हमारे पास समय ही नहीं है, खुद के लिए समय नहीं है, बच्चों के लिए समय नहीं। तो पहले मेंटल लेवल, फिजिकल लेवल, देन एसेसरीज लेवल। जब बात आती है कि परिवार के आत्मरक्षा के बारे में, यदि परिवार में 5 सदस्य हैं, 4 सदस्य हैं, 6 सदस्य हैं, 8 सदस्य हैं, अलग अलग आयु के अनुपात में हैं, तो हर आदमी को अपनी आत्मरक्षा के लिए उनके पास सफिशिएंट नॉलेज होनी चाहिए, सफिशिएंट उनके पास में चीजें होनी चाहिए, पर्सन वाइज आपको डिप्यूट करना। और उनको यह भी दिलासा दिखाना है कि जब आत्मरक्षा की बात आती है तो पहला हथौड़ा खुद मारना पड़ता है, और वो खुद की जिम्मेदारी सबसे पहली होती है। आत्मरक्षा के लिए हमको किसी और का वेट नहीं करना होता। आत्मरक्षा की जब बात आती है तो पहला स्टेप हमारा होता है। जब पहला स्टेप हमारा होगा, पहला जजमेंट हमारा होगा, पहला डिसीजन हमारा होगा, तो फिर आपके जजमेंट और आपके डिसीजन के साथ तो बहुत सारे लोगों के डिसीजन और जजमेंट एडजस्ट हो जाएंगे। तो पहले हर परिवार के व्यक्ति को, परिवार के जो भी आपके बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, आप खुद हैं, आपकी वाइफ है, आपके और कोई
आपके परिवार में साथ में रहता है, तो सबके लेवल पे वो अंडरस्टैंडिंग, वो मेंटल लेवल, वो शारीरिक लेवल, जितना जिस लेवल पे है, एसेसरीज लेवल सबके लिए स्पेशली होना चाहिए। मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। बाकी जो आज के हमारे और कोर स्पीकर हैं, उनसे मैं चाहूंगा कि इस चीज पे अपनी राय दें। और आगे जो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो हमारे स्पीकर हैं ब्रजेश तोमर जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ब्रजेश तोमर जी आज के सेशन के बारे में और हमें गाइड करें और किस तरह से आप इस चीज को देखते हैं। उसके बाद महेश भारती जी। ब्रजेश तोमर जी, जय श्री राम। जय श्री राम ब्रजेश जी। जय श्री राम। जय श्री राम। एक्चुअली बड़ी विडंबना है आज की डेट में कि हम लोग पैसा कमाते तो हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए इकट्ठा करने का भी प्रयास करते हैं, संपत्ति बढ़ाते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि हमारा बालक यदि आत्मरक्षा में सक्षम नहीं है तो क्या वो उस संपत्ति को रखा पाएगा। बड़े दुख की बात है। उसमें रीजन अगर हमने खोजने का प्रयास किया है जितना, सबसे बड़ी चीज है कि हमारे आज के बच्चों में गंभीरता की बहुत बड़ी कमी है। यदि हम शस्त्र व्यवस्थित कर भी दें तो वो उसका दुरुपयोग करते हैं। इसकी वजह है केवल और केवल अशिक्षा। शिक्षा जो आज ले रहे हैं उसको मेरी नजर में तो शिक्षा नहीं कहते, वो अशिक्षा है। क्योंकि जब तक व्यक्ति को आध्यात्मिक शिक्षा नहीं मिलेगी तब तक उसके अंदर गंभीरता नहीं आएगी। और हमारी ये जो आज की शिक्षा है, इससे गंभीरता के बारे विषय में तो चर्चा होती ही नहीं है। केवल किताबी ज्ञान दिया जाता है हमें, इसमें गंभीरता, सहनशीलता, इन सब के बारे में तो चर्चा ही नहीं है। एक वजह है। दूसरी वजह है कि हमारी माताएं ऐसी हैबिट सी हो गई है, अरे थोड़ा सा बच्चे को पसीना निकल गया तो परेशान हो जाती हैं, बच्चे को इतना काम क्यों करवाना है। जब तक बालक शारीरिक श्रम नहीं करेगा तब तक वो सुदृढ़ नहीं बन सकता। हम आराम में इतना ज्यादा खो गए हैं कि 1 किलोमीटर हम पैदल चल के राजी नहीं है, 1 घंटे हम मेहनत करके राजी नहीं है। तो शारीरिक सुदृढ़ता लाएंगे कहां से। ये तो हो गई आज की एक समस्या बहुत बड़ी। यदि हम हिस्टोरिकल जाएं तो 2-3 हिस्ट्री मैंने पढ़ी है, सुनी है। आचार्य चाणक्य के पूरे जीवन की हिस्ट्री मैंने पढ़ी है। उस समय पे हर व्यक्ति के पास अपना खंजर रहता था, जितना मैंने पढ़ा है उसमें। यहां तक कि कन्याएं भी अपने साथ एक अपना खंजर रखती थी। वजह उसकी यही थी कि वो खंजर हमेशा उपयोग करती थी, दुरुपयोग नहीं करते थे लोग। आज की डेट में बच्चे हमारे दुरुपयोग कर लेते हैं, इसलिए उन्हें अवॉइड करते हैं हम लोग शस्त्र देना। तो सबसे पहले हमें सहनशीलता लानी पड़ेगी। दूसरा, महाभारत में हम जाते हैं अगर, तो 15वें अध्याय का एक प्रसंग है। भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है कि मैं जरासंध के वजह से द्वारिका में जाके बसा हूं, तो वहां द्वारिका की रक्षा सिर्फ सैनिक ही नहीं करते, वहां की स्त्रियों को हमने इतना सक्षम बना दिया है द्वारिका की, यदि कोई हमला होता है तो हमारी स्त्रियां भी युद्ध कौशल में पारंगत हैं। ये महाभारत का मैं प्रसंग बता रहा हूं जहां मैंने पढ़ा है। तो यहाँ पे दोनों चीजें अलग अलग हैं। हमें इस चीज को सबक लेना चाहिए। जब वो हमेशा अपने साथ रखते थे तो हमें कम से कम घर में तो रखना चाहिए। 80% घरों के अंदर लाठी नहीं मिलेगी मालिक। 4 आदमी यदि हमला बोल दें तो अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते लोग, अपने घर के अंदर लाठी नहीं रख पाते। बोलते हैं लाठी से क्या होता है। अरे भाई, बातों से भी नहीं होता। 1.5 लाख रुपए का मोबाइल तो बच्चे को खरीद के दे सकते हो,
लेकिन उसकी रखवाली के लिए तुम्हें एक सिक्योरिटी गार्ड रखना पड़ेगा। जब बच्चा आत्मरक्षा में सक्षम नहीं है तो 1 लाख रुपए का मोबाइल संभालेगा कैसे? लेकिन हम यहाँ पे चर्चा तो करते हैं, और क्षमा चाहूंगा, लोग बाग ये कहेंगे कि ये यहाँ बैठ के बड़ी बड़ी बात कर लेते हैं। रियलिटी आप अगर देखेंगे तो आप 24 घंटे, मैं भी जॉब करता हूँ, बाहर रहता हूँ, मेरे रूम पे कभी भी आप आएंगे तो मेरे पास एक रामपुरी हमेशा मिलेगा, 24 घंटे रखता हूँ मैं। और घर अगर मेरे पहुंचेंगे तो 2.5 फीट की तलवार लाके घर पे रखी हुई है। अरे कम से कम इतनी तो व्यवस्था कर लो कि घर पे कोई हमला करे तो अपने आप को बचा लो। ठीक है, सांस में लेके नहीं चलते, हमारी कुछ मजबूरियां हैं, हमारे सरकार भी शायद परमिशन नहीं देती साथ में तलवार लेके चलने की, तो घर में तो रख सकते हैं। तो हमें कम से कम इतना विचार करना चाहिए कि अपने घर में तो कम से कम इतनी व्यवस्था कर दें कि कोई हमला हो तो आत्मरक्षा में हथियार उठा सकें, पड़ोसी के लिए कम से कम सहयोगी बन सकें। तो यही 2-3 चीजें हैं। सबसे बड़ा विषय है गंभीरता। जब तक बच्चों के अंदर गंभीरता नहीं आएगी तब तक शस्त्र उनको देने का कोई औचित्य भी नहीं है। ये सबसे बड़ा मतलब चिंतनीय विषय जो है मेरी नजर में, ये 2 ही है कि बच्चों को मेहनत करवाओ, उन्हें सशक्त बनाओ, सक्षम बनाओ, और उन्हें गंभीरता का पाठ पढ़ाओ। ऐसा नहीं कि छोटी छोटी चीजों पर उसका दुरुपयोग कर बैठे हैं। ये 2 गंभीर विषय हैं जो मेरी नजर के हैं। करेक्ट। इतना ही बोलूंगा मैं। जी धन्यवाद ब्रजेश जी, आपने काफी अच्छे से मतलब चीजों को एक्सप्लेन किया और काफी प्रैक्टिकल आपने बातें रखी और बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से आपने चीजों को समझाया भी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट मैं रिक्वेस्ट करूंगा महेश जी से। महेश जी शायद आप ड्राइविंग कर रहे हैं, यदि संभव है तो या तो आप या फिर मैं नेक्स्ट स्पीकर ले लेता हूँ। हमारा ड्राइवर है, कोई नहीं। अच्छा, तो पहले अगर आपको आवाज सबको आ रही होगी तो मैं बोलना चाहूंगा। हाँ जी, हाँ जी। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट विषय आपने लिया है, धन्यवाद वो विषय लेने के लिए। अभी हम आपको ये बताना चाहते हैं कि परिवार ठीक है, हमारा बेटा फैमिली कहते हैं, पर अभी हमें परिवार मतलब हमारी कॉलोनी समझना पड़ेगा। जो हम रहते हैं, हमारे जो आस पड़ोस में रहते हैं या फिर हमारी कॉलोनी में रहते हैं, वो हमारा परिवार है। और थोड़ा नेटवर्क का इशू लग रहा है जी। सर थोड़ा नेटवर्क का इशू है शायद आपकी तरफ। महेश जी, करना है, हमारी कॉलोनी को कैसे सक्षम करना है, उनको बाहर हर संडे को बाहर उनके साथ करना है, ये इस पे ध्यान दे पहले सारे लोग। महेश जी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। महेश जी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है महेश जी, और संभव हो सके तो या तो नेटवर्क में थोड़ा सा रह के एक बार 5 मिनट के लिए आप रुक के बात कर लें, क्योंकि आवाज ब्रेक हो रही है सर बीच में। तो मैं 10 मिनट घर पहुंच रहा हूँ, तब तक अगर हाँ ठीक है, मैं तब तक 10 मिनट में दूसरा कोई स्पीकर बात कर ले, फिर मैं कर लूंगा। मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। नेक्स्ट मैं प्रशांत खली जी से रिक्वेस्ट करूंगा। प्रशांत खली जी, जय श्री राम। प्रशांत जी, ये विषय जी आ रही है सर, आवाज आ रही है। नेटवर्क का इशू आपकी साइड भी है, लेकिन प्रशांत जी आपकी साइड भी नेटवर्क का इशू है आई थिंक ना। मैं आपको या तो थोड़ा नेटवर्क में आए, मैं फिर तब तक संजय सर को लेता हूँ। संजय सर यदि आप कंफर्टेबल हैं तो आप बात कर सकते हैं, विनय जी आप कर सकते हैं। संजय सर, जय श्री राम। जय श्री राम सर जी। जी सर,
तो ये टॉपिक में हमने पहले भी एक बार बात करी थी, बट ठीक है, मतलब ये है कि ये टॉपिक काफी ऐसा टॉपिक है जिसको बार बार छेड़ना पड़ेगा, किया जा सकता जगाना है। पड़ेगा हमको आपस में, तभी है। जैसे हमने पहले करेक्ट। बात भी करी थी, महेश भाई ने बाद में बोला तभी था कि जो तलवार का लेके हम सब लोग कम से कम बीएसएस के जितने मेंबर्स हैं अपने घर में एक एक तलवार का पूरा चीज करें, एक एक हथियार को जरूर रखें। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। उन्होंने ब्रजेश जी ने अच्छा बोला कि कोई आ जाए हमारे पास में, तो मैंने अभी एक करीब 5 फुट की एक मोटी, करीब वो होगा कुछ 1.25 इंच मोटा डंडा रखा हुआ पूरा, जिसमें जिसके एंड में एक लोहे का पूरा ग्रिप है पूरे में, ऐसा है। तो मतलब पकड़ने के लिए चाहे तो इस तरफ से पकड़ो चाहे उस तरफ से पकड़ो, तो दोनों तरह के लिए कम से कम तो एक चीज रहती है कम से कम रोक करने लिए। तो वो तो ये तो रखना ही पड़ेगा। दूसरा उन्होंने अच्छी चीज बोली थी, वो नेटवर्क पे नहीं चल पाए थे। उनका कहना यही था कि परिवार को मतलब परिवार का दायरा बढ़ाना पड़ेगा। पहली बात तो सबसे पहले अपने परिवार को सेव करें, और परिवार का दायरा बढ़ाने से मतलब कम से कम हम अपने साथ साथ में 15-20 परिवार की जिम्मेदारी लें, 15-20 लोगों को जोड़ें, फिर ऐसे कड़ी से कड़ी बनती चली जाए, तो हम कम से कम इस पे आ जाएंगे। अभी मैं कहीं वीडियो देख रहा था कि वो जो जिहाद की बात करी थी, जो क्या गजवाए हिंद 2028, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। केवल ये व्हाट्सएप के मैसेजेस नहीं है, एक अलग अलग जगह आग चल रही है, और उस पे हम ही अगर आंख बंद करके बैठे रहेंगे तो हमारे लिए खतरनाक है। तो उसको हमें, ये बात सही है कि उसको एक हथियार के तौर पे अपने आप को सबको करना पड़ेगा। और एकता और मिलना जुलना जो सबसे बड़ी बात है, कि मिलके हालचाल लें, कम से कम 6 लोगों से 8 लोगों से बगैर बात के, बगैर मतलब के, बगैर उसके बातचीत करना सीखें, तो लोग जाने एक दूसरे को। तो कम से कम अपनी कॉलोनी में 20-25 लोगों को हम नाम से जानते हो, वो हमको नाम से जानते हो, ये मिनिमम दायरा हमारा होना चाहिए, ये मेरा कहना है। ठीक है सर। बिल्कुल। बहुत कम शब्दों में आपने काफी प्रभावशाली बातें बोली हैं, और बिल्कुल ठीक बात है कि हमें अपने परिवार का दायरा बढ़ाना चाहिए, हमें अपनी कॉलोनी में फैमिलियर होना चाहिए, एक दूसरे के नाम से, एक दूसरे के काम से, एक दूसरे की आदत से, अच्छे से बुरे से, जिससे कि चीजें इन केस ऑफ द इमरजेंसी या इमरजेंसी की स्थिति में हम एक दूसरे को समझ सके, एक दूसरे के साथ खड़े हो सके, और अपने परिवार का दायरा बढ़ाएं कि जहां पे भी हम हैं लोगों से मेल मिलाप और बिना काम से भी बातें करें। कितनी अच्छी बात बोली, क्योंकि हम बड़े सेलेक्टेड और सेल्फ सेंटर्ड तो हो ही गए, पहले भी सेशनों में इस चीज को हमने काफी एलोबरेट तरीके से समझाया है, लेकिन अब इस चीज को हमें अपने अपने स्तर पे कंक्लूड करना चाहिए, और थोड़ा सा इसको मतलब एक हमें मेल मिलाप के लिए स्पेस रखें लोगों के साथ। ये जरूरी नहीं है कि सामने वाले ने आपसे अपॉइंटमेंट ली, बात हुई नहीं हुई, बहुत सारी अपॉइंटमेंट भी तो कैंसिल हो जाती है, बहुत सारा वार्तालाप प्लानिंग भी तो फेल हो जाता है। तो बिना प्लानिंग के भी मिल सकते हैं, जब नहीं मिल पाएंगे तो प्लानिंग के बाद भी नहीं मिल पाएंगे। तो जब हम बहुत ज्यादा सेलेक्टेड हो जाते हैं तब भी हमारा ऐसा नहीं कि हम बजाज की दुकान में जाएंगे और बहुत सारे कपड़े वहां पे होंगे, या हम तो सही कपड़ा ही चूज कर पाएंगे। या जब हम सेलेक्टिव होते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि जहां हम समय देते हैं वहीं से हमारा फायदा होने वाला है, जहां हम मतलब समझते हैं कि यहाँ से हमारा मतलब है। ये क्या जरूरी होता है जहां से हम ये सोचते हैं यहाँ से हमारा मतलब पूरा होगा वहां से मतलब पूरा हो ही जाता है? नहीं होता ना। कई बार, कई बार क्या नहीं होता, बहुत बार नहीं होता। लेकिन कई बार जब बात आती है समाज की और धर्म की, तो वहां पे भी हमें अपने आप को, अपने अनुपात को बैलेंस करना चाहिए। मैं यही कहना चाहूँ। नेक्स्ट जो हमारे और स्पीकर मुझे मुझे बात मुझे करना एक चाहे। मिनट से बोलना है योगेश जी। जी एक जी मिनट, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। मेरा सिर्फ एक ही कहना है कि जब सब लोग बात करेंगे तो बात करने के बाद इस विषय में वो खुद के घर में क्या करने वाले हैं, व्हाट काइंड ऑफ एक्शन प्लान दे आर गोइंग टू टेक, ये भी उन्होंने अगर बताया तो बाकी के लोगों को भी समझ में आ जाएगा कि 1 घंटे में हमने ये चीजें सीखी और मैं ये करने वाला हूँ, तो ये भी ये करने वाला है, तो मुझे भी इस प्रकार से और भी सीखने को मिला और मैं भी मेरे परिवार के लिए ऐसा ऐसा करूंगा। तो एक्शन प्लान मस्ट बी देयर rather than just talking about the problems. We are here for the solution. ये just मेरा एक सजेशन मैंने एक्चुअली विषय को दिया था। करेक्ट करेक्ट, नो इशू। और मैं इसमें थोड़ा सा लोगों को और फ्री कर देता हूँ कि मैसेज सेक्शन में जाके भी अपनी बात रख सकते हैं, अपना मैसेज डाल सकते हैं, और जिसने अपना हैंड रेज करके अपनी बात रखनी होगी तो वहां भी हम बात कर सकते हैं, वहां भी बात सुन सकते हैं। तो नेक्स्ट जो अभी स्पीकर है, मैं देवेंद्र जी को समय देना चाहूंगा। देवेंद्र सर, जय श्री राम। जय श्री राम सभी को। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम सर।
देखिए, विषय बहुत ही गंभीर भी है और चिंतनीय भी है और समय की मांग भी है। एक बात उन्होंने कही, ब्रजेश जी ने बहुत अच्छी कही कि इस पे विचार का समय तो देखिए योगेश जी अब जा चुका है। पहली चीज तो हमें अपने बच्चों पे भरोसा करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। दूसरी चीज, जब आपके पास में कोई भी आइटम घर में है और आप हफ्ते में या 15 दिन में उसको लेकर के बैठेंगे, साफ सफाई करेंगे उसकी, तो बच्चे जिज्ञासावश भी आपसे पूछेंगे ये किस काम आती है, इसका क्या यूज है। वो सबसे सही समय है उनको समझाने का। वो समय जब वो जिज्ञासावश आपसे पूछेंगे, उस चीज की आप सफाई कर रहे हैं, चाहे वो डंडा है, चाहे वो तलवार है, चाहे वो चाकू है, चाहे वो भाला है, कुछ भी है, साफ सफाई करेंगे और बच्चे जिज्ञासावश पूछेंगे आपसे, उनसे ही सफाई कराइए, इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो। तो वो जिज्ञासावश पूछेंगे तो उस समय वो सबसे सही समय है उनको उसके बारे में बताने का और समझाने का। क्योंकि जब हमारा तन मन के कांटेक्ट एक साथ होते हैं तो वो चीजें एक बार में ही दिमाग में बैठ जाती हैं और वो फिर निकलती नहीं है। और रिपीट एंड रिपीट अगेन होने पर वो ऑलरेडी परिपक्व होती रहती हैं। दूसरी चीज, बिल्कुल इस चीज से भी मना नहीं किया जा सकता, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता कि वो उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे, लेकिन जब हम उन्हें उस चीज की महत्ता को समझाएंगे तो वो उसका दुरुपयोग की जगह उपयोग करना सीखेंगे। और जब तक हम उन्हें उस चीज को उठाना, रखना, चलाना सिखाएंगे ही नहीं तो दुरुपयोग और सदुपयोग क्या करेंगे वो। करेक्ट। इसलिए फर्स्ट आइटम्स तो घर में होनी ही चाहिए, तभी आप उसके बारे में विस्तृत नॉलेज दे सकते हैं। उसको संभालने के लिए क्या क्या जरूरी है उन बच्चों के दिमाग में ये फीड कर सकते हैं आप कि इस तलवार को उठाने के लिए तुमको अपने आप को इस लायक बनाना होगा। इस तलवार को चलाते समय तुम्हें ये सावधानी बरतनी होगी। इस चीज का इस्तेमाल इस समय पर आपको करना है, इस तरीके से करना है। आपके ऊपर कर रहा है तो आपको क्या बचाव लेना है और किस तरह से प्रहार करना है। ये सब चीजें हम उनको तभी सिखा सकते हैं जब वो चीज उनके सामने होगी, और तभी वो उस चीज को पूरी तरह से समझ भी पाएंगे। तीसरी बात, देखिए आपके घर में गाड़ी है तो बच्चों को ज्यादा ड्राइविंग सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो 1-2 बार आप उनको बताते हैं और वो टैकल कर लेते हैं, क्योंकि आज का बच्चा जो है वो बहुत शार्प माइंड है, फिजिकली वीक है लेकिन माइंड से बहुत शार्प है। तो इसलिए उनकी शार्पनेस को पॉजिटिव वे में लेके आइए और चीजों को पहले उन्हें दिखाइए प्रैक्टिकली। मैंने एक बार एक सेशन में पहले भी एक चीज रखी थी, शायद आपको याद भी हो तो, कि अपने बच्चों को कम से कम एक बार सिटी में लेकर के घुमाया जरूर कीजिए, और खास तौर से ऐसे इलाकों में जरूर घुमाइए जहां पर मांस कटता हो, जहां पर मांस टंगे हुए हो। ऐसे इलाकों से जब हम अपने बच्चों को लेकर निकलेंगे तो उन्हें ये एहसास तो होगा कि यस, ये भी ऐसा होता है और इस तरह की संभावनाएं सामने देखने को मिल सकती हैं। तो उनका मेंटल ऑटोमेटिकली उस तरफ रिवाइंड करेगा और वो सोचने पर भी बाध्य होंगे और उस पर सोचेंगे भी, विचार भी करेंगे कि हमें इस मामले में क्या करना चाहिए।
तो हमारे पास वो सबसे सही समय होगा कि देखो ये यहां से पैदा होता है और ये इसका अंत है। इस तरह से हमको इससे बचना है और इनको जवाब भी देना है। तो जब तक प्रैक्टिकली हम उन चीजों को सामने बच्चों के नहीं लाएंगे, तब तक उन बच्चों को समझाना शब्दों में आसान नहीं है कि उनके मन में उस चीज को हम बिठा सके। हम किसी आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब हम उन्हें तलवार दिखा रहे हैं जिसका वजन 2 किलो 2.5 किलो है, तो भाई इस 2 किलो 2.5 किलो को तो तुम तभी इस्तेमाल करोगे ना कि जब तुम्हारे हाथ में 5 किलो 10 किलो वजन उठाने की ताकत होगी। तो इसके लिए अपने को सक्षम बनाओ। जब तुम सक्षम हो जाओगे तो फिर तुम्हें हम आगे के प्रोसेस बताएंगे। तो उस बच्चे के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होगी, और जिज्ञासा उत्पन्न होगी तो वो सेल्फ इंटरेस्ट लेगा उसमें। और ये चीज हम लोग बच्चों पे अपने पे विश्वास न करके, अरे ये नहीं कर पाएंगे, हम ऑटोमेटिकली नेगेटिव थॉट हम उनके प्रति पहले ही लेके चलते हैं, जो सर्वथा गलत है। जैसे हमने अपने बच्चों को, छोटे 5 साल के बच्चे को ही ये कहना शुरू कर देते हैं, अरे कुछ पढ़ लिख ले नौकरी लग जाएगी, कुछ पढ़ लिख ले नौकरी लग जाएगी। तो बड़ा होकर के अगर वो नौकरी ही ढूंढना चाहता है तो इसमें उसकी गलती कहाँ है? हमने तो बचपन से उसके दिमाग में नौकरी भरी है, तो वो तो नौकरी देखेगा, वो अपना बिजनेस कहाँ देखेगा? करेक्ट। तो इसी तरह हर पहलू में वही बातें लागू होती है, वही नियम लागू होते हैं कि जिन चीजों के प्रति हमको बच्चों को आकर्षित करना है, उन चीजों से उनकी प्रैक्टिकल मुलाकात कराएं, उन संभावनाओं को उनके सामने प्रत्यक्ष रूप में दिखाएं उनको, ताकि वो उसको बेहतर तरीके से समझ सके। करेक्ट। इसी के साथ शब्दों को विराम देता हूं। जी धन्यवाद सर। जय श्री राम। आपने काफी अच्छी चीजें रखी हैं सामने, और के बच्चों के साथ में हम उस जिम्मेदारी की पहल खुद से करें और उनके साथ में वो वार्तालाप भी करें। और बिल्कुल ठीक है कि एसेसरीज या जो चीजें हमें लेनी है उनको लें, उनके समक्ष उनको लेके बैठें, उनको सफाई करें या उनको साफ करने के बहाने से जो भी चीजें आपने व्यक्तिगत रूप से काफी अच्छे से आपने चीजें बड़ी क्लियर रखी हैं सभी के समक्ष, जिससे कि बच्चों के अंदर एक भाव डेवलप होगा। जब भाव डेवलप होगा तो वही, जब नजरिया आगे डेवलप होगा तो उन चीजों के लिए फिर और विस्तृत जानकारी और उनके डेमोन्स्ट्रेशन लोगों के बच्चों के अंदर आएगी। एक आपने चीज वो भी बहुत अच्छी बोली कि अपने बच्चों को उस वास्तविकता से भी अवगत कराना है कि जिस एरिया में जहाँ पे मांसाहार बिकता हो या मांसाहार की दुकानें हो, जिनको वो देख सकें, समझ सकें, उसका जो नजदीकीकरण है उससे भी अवगत होना जरूरी है, क्योंकि वो भी सच्चाई है। तो उससे भी उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। ये भी चीज आपने काफी अच्छी बोली, धन्यवाद सर। और भी कोई हमारे भाई बहन बात रखना चाहे बात रख सकते हैं। जैसे इसमें जुड़े हुए हैं मनीष अग्रवाल जी हैं, द्वारका जी हैं, पूरन पंत जी हैं, विनय जी हैं, ऋषभ जी हैं, विकास दीप जी हैं, प्रशांत खली जी को मैं सबसे लास्ट में लूंगा। नहीं, मुझे सिर्फ एक प्रश्न से पूछना है। एक्चुअली क्या है कि जो भी मैंने अभी तक सभी का सुना, तो उसमें क्या सभी लोग ना अपने बच्चों को बलशाली बनाने के लिए क्या करना है वो टॉपिक लेके अभी यहाँ पे आए हैं। अपना जो मेन टॉपिक क्या है कि इनकम इज इम्पोर्टेंट और सेल्फ डिफेंस फॉर माय फैमिली इज इम्पोर्टेंट। तो वो फिर से हम उस टॉपिक पे अगर फोकस करेंगे तो उसके लिए मुझे क्या सिर्फ एक ही प्रश्न सभी लोगों ने अभी लेना जरूरी है कि अभी आप बैठे हैं और अभी आपके दरवाजे के सामने 100 से 200 जिहादी तलवार लेके खड़े हैं, तो क्या आप रेडी है? ये सिचुएशन को इमेजिन करके अभी का सेशन को आप समझने की कोशिश कीजिए और उसमें उत्तर देने की कोशिश कीजिए। तो ये जो सेशन हम ले रहे हैं ये कुछ प्रॉफिटेबल प्रोडक्टिविटी में जाएगा, क्योंकि हमको एक्शन प्लान पे काम करना जरूरी है, एक्शन प्लान पे बोलना जरूरी है।
देखो जी महेश एक जी। मिनट, मैं आपको एक चीज बता रहा था। मैं इसके लिए एक लाइव लेके आया, अगर आप देख पा रहे हो मुझे 2 मिनट के लिए देखना। ये जो दंड रहता है ना, ये ऐसा करके, ये ऐसे जो एक दिखाया मैंने प्रैक्टिस, ये रोज हम सवेरे करते हैं दंड से प्रैक्टिस, कि लिटरली 50-100 दंड मारने का इससे ही। फिर ये हाथ की प्रैक्टिस, एटलीस्ट हमारे ग्रुप के लोग एक करके ये प्रैक्टिस भी कर ले ना। दंड में भी 5, जैसे हमें बचपन में पीटी सिखाई गई है, वैसे दंड में भी 5 पीटी है, जो अगर हम करते हैं सवेरे तो एक एक्शन हो गया। अब यही बच्चों ने भी देखा है, बच्चे भी दंड चलाना सीख गए हैं। तो ये जो इन्होंने क्वेश्चन किया था ना कि 200 जिहादी आए, तो उसके लिए पहला है कि आपका परिवार, जो हम सोसाइटी कह रहे हैं, हाँ ठीक है आने दो, हमारे पास भी तलवारें हैं और हम भी दिखाएंगे। तो वो जोश कब आएगा? जब सबको साथ मिलके हम करें ये काम। बस इतना ही था। करेक्ट, बिल्कुल ठीक है। और भी लोगों से राय ले लेते हैं। बाकी तो देखो जैसे प्रशांत खले जी की भी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए यदि बात करूं, तो उन्होंने तो बिल्कुल सीधी बात ये रखी है अपनी तरफ से कि हम अपने आप में कंफर्म हों और यहाँ पे एक कमिटमेंट लेके जाएं अपने आप में। यहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर भी करेंगे तो एक सेशन अलग मोड में भी चला जाएगा, लेकिन आप ये समझें कि ये क्वेश्चन सबसे उन्होंने किया और सब इसका आंसर खुद अपने अपने शब्दों में निकालें, और जिनको अपना पक्ष रखना है वो हैंड रेज करें। मैं व्यक्तिगत रूप से एक मिनट उनसे बात कर लूं, क्योंकि सभी से बात करना संभव नहीं है। जैसे कि अभी ऋषभ अग्रवाल जी सबसे पहले, उसके बाद मनीष अग्रवाल जी, ऋषभ श्रीवास्तव जी। जी राधे राधे सर जी। असल में आज का जो विषय है, इसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि जब हम कहते हैं सेफ एनवायरनमेंट, तो सेफ एनवायरनमेंट के साथ साथ उसे हम हेल्दी एनवायरनमेंट भी बोलें कि मन, मस्तिष्क, आर्थिक, शारीरिक हर रूप से अगर व्यक्ति स्वस्थ है, समाज स्वस्थ है, तभी वो एनवायरनमेंट सेफ होगा, तभी वो हेल्दी होगा। शस्त्र और शास्त्र दोनों की ही शिक्षा जरूरी है, और साथ ही साथ हर व्यक्ति को फाइनेंशियली भी होना स्ट्रांग होना जरूरी है, तभी वो आगे अपने परिवार को सुरक्षित कर पाता है। अदरवाइज वो डेली अपनी रोटी और बोटी के चक्कर में रहता है, फिर वो बाकी चीजों पे ध्यान नहीं दे पाता है। करेक्ट। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ सर। जी धन्यवाद सर। देखो मैं और एक चीज ऐड करूंगा, फिर मनीष अग्रवाल जी को लेता हूं मैं उसके बाद, कि देखो जो फाइनेंशियल कंडीशन है, फाइनेंशियल जो आर्थिक स्थिति होती है, सबके लिए एक उसका एक निश्चित दायरा होता है, लेकिन हम लोगों को ये भी मानना पड़ेगा कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन का सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है, क्योंकि फाइनेंशियल जो स्थिति होती है वो नेवर एंडिंग है, वो कभी खत्म नहीं होती है, वो क्राइसिस चलते रहते हैं, अप डाउन चलते रहते हैं, लेकिन आत्मरक्षा का एक लेवल जरूर है। आत्मरक्षा का लेवल डिसाइड करें, फाइनेंशियल कंडीशन उसके साथ भी चलती रहेगी और चीजें वो चलती रहेगी अलग अलग। जी मनीष अग्रवाल जी। जय श्री राम सर, वीडियो ऑन रखें अपनी। जय श्री राम सभी को। जय श्री राम सर। हाँ सर, जैसे मैं अभी सभी को सुन रहा था, मैं थोड़ा सा एक चीज एडिशन करना चाह रहा हूँ। जैसे सभी कह रहे हैं कि भाई अपने बच्चों को बलशाली बनाएं या अपने बच्चों को हम शिक्षा दें, उनको थोड़ा वेपन्स वगैरह के बारे में सिखाएं, बट मैं एक छोटा सा मेरा सवाल भी है कि सपोज करो मैंने अपने बच्चे को सभी चीजों में सक्षम कर दिया कि उसमें हष्ट पुष्ट भी है, ताकत भी है, और उसको हमने वेपन्स भी सिखा दिए, तलवार भी सिखा दी, लाठी भी सिखा दी, और जैसे सर ने भी कहा कि 200 लोग एक साथ आ गए लड़ने, तो क्या वो उनको फाइट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। उसके लिए मेरे को जो लगता है ये चीज तो जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है कि हम कोशिश करें कि हमारा आसपास का एनवायरनमेंट, हमारे जो पड़ोस है, उनको हम सबको साथ लेके चलें। करेक्ट। जो मतलब जो एक नहीं, सपोज करो मतलब हम अपने कोशिश ये करें कि हमारे आसपास का कम से कम 10, 20, 50 घरों का एनवायरनमेंट ऐसा हो कि चाहे आपस में लड़े चाहे कुछ करें, पर फिर भी एक परिवार की तरह रहे, कि जैसे 4 भाई आपस में लड़ते भी हैं, सब भी हैं, पर अगर कोई बाहर का 5वां आ जाए तो चारों उस पर टूट पड़े। तो हम सबसे, मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम सबसे पहले वो एनवायरनमेंट शुरू करें कि हमारे आस पड़ोस का सब एनवायरनमेंट ऐसा रहे
कि सब एक दूसरे के लिए, बाहर का कोई आपस में कितना ही कुछ हो जाए पर बाहर का कोई आ जाए तो उसके लिए सब एक खड़े हो जाएं। अगर हम ये कर पाए तो हम सक्षम हैं हर तरीके से, नहीं तो मुझे नहीं लगता हम कितना भी बच्चों को वो कर ले वो सक्षम, क्योंकि बहुत से केस होते हैं घर में रिवॉल्वर भी रखी है जी और तलवार भी रखी है, फिर भी 4 आदमी आए और मारपीट के कूट के चले गए, वो सब रखी रह जानी है। बट यदि हमारा अड़ोस पड़ोस अच्छा है, हमारा व्यवहार अच्छा, हम आपस में सब इस चीज को मान के चल रहे हैं तो कोई बाहर का आदमी घर में ही नहीं घुस सकता, घर में ही नहीं आ पाएगा। तो मेरा मतलब मेन पॉइंट मेरा यही है, जो जिस टॉपिक के हिसाब से आप कह रहे हो, यही मेरा एडिशन था सर। बिल्कुल ठीक है, और बिल्कुल आपने